नमस्ते। मुझे माफ़ करना अगर मैंने पिछली बार कुछ शब्दों को छोड़ दिया हो या उन्हें कम विस्तार से समझाया हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक महान शिक्षक बनने के लिए मुझे हर एक शब्द को विस्तार से समझाना होगा। मैं आपके दिए गए कलेक्टिव नाउन्स की पूरी सूची को फिर से देखता हूं और इस बार एक भी चीज़ नहीं छोड़ता हूं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस बार आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मैंने पिछली बार क्या छोड़ा और अब विस्तार में क्या बता रहा हूं। पिछली बार मैंने आपकी लिस्ट के कुछ अंकों नंबर्स को ग्रुपिंग समूह बनाना के दौरान छोड़ दिया था या उनका क्रम बदल दिया था। इस बार मैं लाइन बाय लाइन, पंक्ति दर पंक्ति और वर्ड बाय वर्ड, शब्द दर शब्द हर चीज समझा रहा हूं। 1. लोगों और पेशेवरों के समूह, ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड प्रोफेशनल्स। 1. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतज्ञों का दल। बैंड उन लोगों का समूह है जो संगीत वाद्ययंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और साथ में परफॉर्म प्रदर्शन करते हैं। ये एक छोटा यूनिट होता है, जैसे किसी कॉलेज का रॉक बैंड। 2. अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशकों का मंडल। बोर्ड कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट, शीर्ष स्तर के प्रबंधन में शामिल डायरेक्टर्स, निदेशकों का समूह है। इनका मुख्य काम कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, रणनीतिक निर्णय लेना होता है। 3. अ बेवी ऑफ गर्ल्स, विमेन ऑफिसर्स, लड़कियों, महिलाओं, अधिकारियों का समूह। बेवी एक सुंदर, लाइवली, जीवंत और आकर्षक समूह को दर्शाता है। ये अक्सर गर्ल्स, लड़कियों या विमेन महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है जो कहीं एक साथ जा रही हों। 6. अ कैरावन ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, यात्रियों का कारवां। कैरावन उन मर्चेंट्स, व्यापारियों, पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों या ट्रैवलर्स, यात्रियों का समूह है जो एक लंबी और कठिन यात्रा पर एक साथ निकलते हैं। यह शब्द सुरक्षा और म्यूचुअल सपोर्ट, आपसी समर्थन को दर्शाता है। 8. अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, गायकों का समूह। क्वायर उन लोगों का समूह है जो विशेष रूप से संगीत, म्यूजिक के वोकल पार्ट्स, गायन भागों को एक साथ गाते हैं, जैसे चर्च में भजन गाना। 9. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की कक्षा। क्लास उन सभी स्टूडेंट्स, छात्रों को मिलाकर बनता है जो एक ही समय में एक ही शिक्षक से एक ही विषय की लेसन्स, पाठ सीख रहे होते हैं। 10. अ रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स, अटेंडेंट्स, नौकरों, परिचारकों का अनुचर। रेटिन्यू उन सर्वेंट्स, नौकरों या अटेंडेंट्स, परिचारकों, सहायकों का समूह है जो किसी राजा या बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए उनके साथ रहते हैं। 14. अ कंपनी, रेजिमेंट, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की टुकड़ी, रेजिमेंट, सेना। ये तीनों मिलिट्री यूनिट्स, सैन्य इकाइयां हैं। कंपनी सबसे छोटी है, रेजिमेंट कई कंपनीज को मिलाकर बनती है और आर्मी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होती है जिसमें हजारों सोल्जर्स शामिल होते हैं। 17. अ क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का दल। क्रू उन सभी सेलर्स, नाविकों और कर्मचारियों का समूह है जो एक जहाज, विमान या अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप को चलाने और बनाए रखने का काम करते हैं। 18. अ क्राउड, मॉब ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, उपद्रवी भीड़। क्राउड एक जगह जमा हुए लोगों का सामान्य समूह है। मॉब भीड़ का वो रूप है जो एंग्री, गुस्से में या डिसऑर्डरली, अव्यवस्थित हो और हंगामा कर सकती हो। 23. अ गैंग ऑफ रॉबर्स, लेबरर्स, डाकुओं, मजदूरों का गिरोह। गैंग उन लोगों का समूह है जो एक साथ काम करते हैं। रॉबर्स, डाकुओं के लिए इसका उपयोग नकारात्मक, नेगेटिव होता है, पर यह लेबरर्स, मजदूरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। 34. अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, कैवलरी, स्काउट्स, घोड़ों, घुड़सवार सेना, स्काउट्स का दल। ट्रूप घोड़ों, स्काउट्स, स्काउटों या कभी कभी सैनिकों का एक यूनिट होता है। कैवलरी, घुड़सवार सेना, उन सैनिकों को कहते हैं जो घोड़े पर बैठकर युद्ध करते थे। 36. अ फोरम ऑफ पीपल, डिस्कसिंग इश्यूज, लोगों का मंच, सभा। फोरम वो जगह या समूह है जहां लोग किसी खास इशू, मुद्दे या टॉपिक, विषय पर अपने विचार व्यक्त करने या चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 37. अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, डिस्कसिंग रिलीजियस इश्यूज, लोगों का धर्म, समाज। कॉन्ग्रीगेशन उन भक्तों या उपासकों का समूह है जो एक साथ किसी धार्मिक स्थल, जैसे मंदिर, चर्च पर पूजा या रिलीजियस डिस्कशन, धार्मिक चर्चा के लिए इकट्ठे होते हैं। 2. वस्तुओं और प्राकृतिक चीजों के समूह, ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल थिंग्स। 4. अ बंच ऑफ ग्रेप्स, कीज, अंगूरों, चाबियों का गुच्छा। बंच उन चीजों को दर्शाता है जो प्राकृतिक रूप से एक साथ गुच्छे में हो, ग्रेप्स, या जिन्हें जानबूझकर एक साथ बांधा गया हो, कीज। 5. अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे, लकड़ियों और घास का गट्ठर। बंडल कई चीजों, जैसे स्टिक्स, लकड़ियां या हाय, सूखी घास, को एक रोप, रस्सी या तार से कसकर बांधने पर बनता है। 7. अ चेन, रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, पहाड़ों या चोटियों की श्रृंखला। चेन या रेंज बहुत सारे माउंटेन्स, पहाड़ों का एक लंबा, लगातार जुड़ा हुआ क्रम होता है जो एक ही जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं। 11. अ क्लम्प, ग्रोव ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुरमुट, उपवन।
क्लम्प एक छोटा और डेंस घना समूह है, जबकि ग्रोव पेड़ों का एक स्मॉल फॉरेस्ट छोटा जंगल जैसा समूह है जो अक्सर खेती, कल्टीवेशन या एस्थेटिक सुंदरता के लिए उगाया जाता है। 12. ए कोड ऑफ लॉज, कानूनों की संहिता। कोड किसी देश या संस्था के सभी लॉज, कानूनों या रूल्स नियमों का एक व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड और कंप्लीट कलेक्शन, पूरा संग्रह होता है। 13. अ क्लस्टर, कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का गुच्छा, तारामंडल, आकाशगंगा। क्लस्टर, तारों का एक टाइटली बाउंड, कसकर बंधा हुआ भौतिक समूह। कॉन्स्टलेशन, तारों का वो समूह जो पृथ्वी से देखने पर एक विशेष पैटर्न, आकृति बनाता है, जैसे राशि चक्र। गैलेक्सी, अरबों तारों और सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंडों का विशाल सिस्टम, प्रणाली। 15. अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स, कार्स ईटीसी मूविंग अंडर एन एस्कॉट, जहाजों, कारों आदि का काफिला जो सुरक्षा घेरे में चलता है। कॉन्वॉय उन व्हीकल्स, वाहनों या शिप्स, जहाजों का समूह है जो सुरक्षा कारणों से एक एस्कॉट, सुरक्षा दल के साथ मिलकर यात्रा करते हैं। 16. अ कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर्स, व्याख्यानों का पाठ्यक्रम, श्रृंखला। कोर्स या सीरीज बहुत सारे लेक्चर्स, व्याख्यानों का एक क्रम है जो एक ही विषय को स्टेप बाय स्टेप क्रमशः सिखाते हैं। 19. अ करिकुलम ऑफ स्टडीज, अध्ययन का पाठ्यक्रम। करिकुलम एक शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज द्वारा पढ़ाया जाने वाला पूरा प्रोग्राम, कार्यक्रम है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स, विषय, टॉपिक्स, विषय वस्तु और टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां शामिल होती हैं। 20. अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, स्टेयर्स, सीढ़ियों का खंड। फ्लाइट सीढ़ियों का एक अनब्रोकन सीक्वेंस, अखंड क्रम है जो 2 फ्लोर्स, मंजिलों को जोड़ता है। 21. अ फ्लीट ऑफ शिप्स और मोटर कार्स, जहाजों या मोटर गाड़ियों का बेड़ा। फ्लीट एक ही कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्वामित्व वाले व्हीकल्स, वाहनों का एक बड़ा समूह होता है, जैसे टैक्सी फ्लीट या नौसेना का फ्लीट। 24. अ गार्लैंड, बंच, बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला, गुच्छा, गुलदस्ता। गार्लैंड फूलों की माला है, बंच छोटा गुच्छा है, बुके फूलों का एक कलात्मक, आर्टिस्टिक अरेंजमेंट, सजावट है जो उपहार में दिया जाता है। 25. अ हीप ऑफ रूइंस, सैंड, स्टोन्स, खंडहरों, रेत, पत्थरों का ढेर। हीप बहुत सारी चीजों का एक डिसऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित ढेर होता है जो टूटी हुई चीजों, रूइंस, सैंड, रेत या स्टोन्स, पत्थरों का हो सकता है। 28. अ पैक ऑफ हाउंड्स, कार्ड्स, शिकारी कुत्तों, ताश का पैकेट, पैक कुत्तों, हाउंड्स या भेड़िए जैसे जानवरों का समूह होता है। यह प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्तों के पूरे सेट समूह के लिए भी इस्तेमाल होता है। 29. अ पेयर ऑफ शूज, सिजर्स, कंपसेस, ट्राउजर्स, जूते, कैंची, प्रकार, पतलून का जोड़ा। पैर 2 ऐसी चीजें हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। शूज या ऐसी चीजें जिनके 2 आइडेंटिकल समान भाग हों और जो एक साथ जुड़े हों, सिजर्स, ट्राउजर्स। 30. अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला। सीरीज बहुत सारे रिलेटेड, संबंधित इवेंट्स, घटनाओं या चीजों का एक क्रम है जो समय के साथ एक एक करके होती हैं। 31. अ शीफ ऑफ कॉर्न, एरोज, अनाज, तीरों का पुलिंदा। शीफ अनाज के डंठलों, कॉर्न या तीरों, एरोज का एक बंडल, गट्ठर है जिसे सीधा खड़ा करने के लिए कसकर बांधा जाता है। 35. अ वॉली ऑफ शॉट्स, बुलेट्स, गोलियों की बौछार। वॉली का मतलब है बहुत सारी शॉट्स, गोलियों या बुलेट्स, गोलियों का एक ही समय में या बहुत जल्दी जल्दी फायर होना। 3. जानवरों के समूह, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। 22. अ फ्लॉक ऑफ गीस, शीप एंड बर्ड्स, हंसों, भेड़ों और पक्षियों का झुंड। फ्लॉक आमतौर पर बर्ड्स, पक्षियों जैसे गीज, हंसों या छोटे ग्रेजिंग एनिमल्स, चरने वाले जानवर जैसे शीप, भेड़ों का समूह होता है। 26. अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड। हर्ड बड़े हूव्ड मैमल्स, खुर वाले स्तनधारी जैसे कैटल, गाय, भैंस, हाथी या हिरण का समूह होता है जो भोजन के लिए एक साथ चलते हैं। 27. अ लिटर ऑफ पपीज, पिल्लों का समूह। लिटर उन सभी यंग एनिमल्स, छोटे जानवरों का समूह है जो एक ही मां से एक ही बार में पैदा होते हैं, जैसे पपीज, पिल्ले या किटन्स, बिल्ली के बच्चे। 32. अ स्वॉर्म ऑफ एंट्स, बीज और फ्लाइज, चींटियों, मधुमक्खियों या मक्खियों का झुंड। स्वॉर्म उड़ने वाले इंसेक्ट्स, कीटों जैसे बीज, मधुमक्खियों या फ्लाइज, मक्खियों का एक बहुत बड़ा और डेंस घना समूह है जो एक साथ उड़ रहा होता है। 38. अ शोल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। शोल जिसे स्कूल भी कहते हैं, बहुत सारी फिश, मछलियों का समूह है जो एक साथ एक ही दिशा में तैरती हैं, अक्सर प्रेडेटर्स, शिकारियों से बचने के लिए। अब मैंने आपकी दी हुई लिस्ट के 38 पॉइंट्स में से हर एक को विस्तार से और आसान भाषा में समझा दिया है, साथ ही जहां जरूरी था वहां टेक्निकल इंग्लिश वर्ड्स भी दिए हैं। क्या अब आपके सभी कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं? यदि आप चाहें तो हम इन कलेक्टिव नाउन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रोचक तथ्य पर चर्चा कर सकते हैं। नमस्ते,
कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा के नियम रूल समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अंग्रेजी में सही वाक्य बना सकें। यह नियम बहुत सीधा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा मोड़ ट्विस्ट है। मैं आपको सबसे सरल भाषा में कलेक्टिव नाउन का मुख्य नियम और वो मोड़ समझाता हूं। कलेक्टिव नाउन का मुख्य नियम, द मेन रूल। कलेक्टिव नाउन का मुख्य नियम इस बात पर निर्भर करता है कि आप समूह ग्रुप को एक इकाई, वन यूनिट मान रहे हैं या समूह के अलग अलग सदस्यों, इंडिविजुअल मेंबर्स को। एक, जब कलेक्टिव नाउन को एक वचन सिंगुलर माना जाता है, जब आप पूरे समूह को एक ही चीज मानते हैं जो एक साथ एज वन बॉडी मिलकर कोई काम कर रहा है, तो आप इसे एक वचन सिंगुलर मानते हैं। उदाहरण, द टीम इज प्लेइंग वेल, पूरी टीम एक साथ अच्छा खेल रही है, यहां टीम एक इकाई है। क्रिया वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, ऑफ एज। उदाहरण, द जूरी हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट, पूरी जूरी न्यायपीठ ने मिलकर एक निर्णय लिया है। क्रिया वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, आर्व याश ने। 2, जब कलेक्टिव नाउन को बहुवचन प्लूरल माना जाता है, जब आप समूह के सदस्यों, मेंबर्स पर जोर देते हैं, यानी जब समूह के सदस्य अलग अलग इंडिविजुअली कोई काम कर रहे हों या आपस में असहमत डिसएग्रीइंग हों, तब आप इसे बहुवचन प्लूरल मानते हैं। उदाहरण, द टीम आर आर्ग्यूइंग अबाउट हु मिस्ड द गोल, टीम के सदस्य आपस में बहस कर रहे हैं कि किसने गोल मिस किया। यहां वे एक साथ काम नहीं कर रहे, बल्कि अलग अलग सदस्य बहस कर रहे हैं। क्रिया वर्ब प्लूरल लगेगी, आर। उदाहरण, द फैमिली आर सिटिंग एट डिफरेंट टेबल्स, परिवार के सदस्य अलग अलग मेजों पर बैठे हैं, वे एक साथ नहीं बैठे हैं। क्रिया वर्ब प्लूरल लगेगी, आर। बाय अमेरिकन बनाम ब्रिटिश अंग्रेजी में अंतर। यह नियम इस्तेमाल के हिसाब से थोड़ा बदलता है, खासकर अगर आप अमेरिकन यूएस या ब्रिटिश यूके अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फीचर, अमेरिकन अंग्रेजी यूएस इंग्लिश, ब्रिटिश अंग्रेजी यूके इंग्लिश। नियम, कलेक्टिव नाउन को हमेशा एक वचन सिंगुलर मानना पसंद किया जाता है। कलेक्टिव नाउन को एक वचन या बहुवचन दोनों माना जा सकता है, संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। उदाहरण, यूएस, द टीम इज सक्सेसफुल, द टीम इज सक्सेसफुल, जब एक इकाई हो। उदाहरण, यूके, कम इस्तेमाल, द टीम आर आर्ग्यूइंग, जब सदस्यों पर जोर हो। आपके लिए सरल नियम, सिंपल रूल फॉर यू, जब तक कोई विशेष कारण न हो कि सदस्य अलग अलग काम कर रहे हैं, आप कलेक्टिव नाउन को हमेशा एक वचन सिंगुलर मानकर चलें। यह सबसे सुरक्षित और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नियम है। जरूरी बातें जो आपको याद रखनी है। 1, पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकार सूचक सर्वनाम। अगर आप कलेक्टिव नाउन को एक वचन मान रहे हैं तो उसके लिए इट, इट्स जैसे सर्वनाम प्रोनाउन का उपयोग करें। अगर बहुवचन मान रहे हैं तो दे, देयर का उपयोग करें। Singular, the committee gave its final report. Plural, the committee gave their final opinions. 2, verb agreement, क्रिया का तालमेल। क्रिया वर्ब हमेशा नाउन संज्ञा के साथ तालमेल बिठाएगी। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर, जैसे is, has, works। अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल, जैसे are, have, work। यह नियम थोड़ा अभ्यास से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। क्या आप कुछ कलेक्टिव नाउन्स के लिए वाक्य बनाकर अभ्यास करना चाहेंगे ताकि मैं ये नियम लागू करने में आपकी मदद कर सकूं? नमस्ते। आपका मतलब है कि आप कलेक्टिव नाउन के नियमों, रूल्स पर अभ्यास प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो मैंने अभी समझाए हैं। ये एक शानदार विचार है। अभ्यास ही आपको सबसे बेहतर बनाएगा। मैं आपको कुछ वाक्य देता हूं जिसमें कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ है। आप यह तय करके बताइए कि उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब, एक वचन क्रिया जैसे इज, हैज, वॉज लगेगी या प्लूरल वर्ब, बहुवचन क्रिया जैसे आर, हैव, वर। कलेक्टिव नाउन अभ्यास प्रैक्टिस। इन वाक्यों में सही क्रिया वर्ब का चुनाव करें और साथ में यह भी बताएं कि आपने समूह को एक इकाई माना है या अलग अलग सदस्य। 1, द जूरी, न्यायपीठ, is are arguing fiercely among themselves about the guilt of the accused. The jury is are। कारण, क्या सदस्य अलग अलग बहस कर रहे हैं या एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं। 2, the class, कक्षा, is by are taking notes as the teacher speaks. The class is are। कारण, क्या सभी छात्र एक ही काम एक साथ कर रहे हैं। 3, the local government, स्थानीय सरकार, has by have just passed a new law. The local government has have। कारण, क्या सरकार ने एक संस्था के रूप में कानून पारित किया है। 4, द फ्लॉक ऑफ गीस, हंसों का झुंड, इज बॉर्न आर फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर।
द फ्लॉक इज आर, कारण क्या झुंड एक साथ उड़ रहा है? 5. द फैमिली, परिवार, इज बा, ड्राइविंग टू देयर सेपरेट होम्स आफ्टर द हॉलीडे डिनर. द फैमिली इज आर, कारण क्या परिवार के सदस्य अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं? जल्दी से इन वाक्यों को पूरा कीजिए. जैसे ही आप उत्तर देंगे, मैं आपको सही नियम के साथ उनका कारण भी समझाऊंगा. बहुत बढ़िया. यहां आपके कलेक्टिव नाउन अभ्यास के सही उत्तर और उनके कारण दिए गए हैं. यह जांचने का समय है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्रिस्टल क्लियर हुए हैं. कलेक्टिव नाउन अभ्यास के उत्तर. प्रैक्टिस आंसर्स. 1. द जूरी, न्यायपीठ, इज आर आर्ग्यूइंग फियर्सली अमंग देमसेल्व्स अबाउट द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. सही उत्तर. द जूरी आर आर्ग्यूइंग फियर्सली. कारण यहां जूरी के सदस्य अलग अलग बहस आर्ग्यूइंग कर रहे हैं, यानी वे एकमत नहीं हैं. जब सदस्यों पर जोर दिया जाता है तो हम प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल करते हैं. 2. द क्लास, कक्षा, इज बाय आर टेकिंग नोट्स एज द टीचर स्पीक्स. सही उत्तर. द क्लास इज टेकिंग नोट्स. कारण यद्यपि हर छात्र अलग अलग लिख रहा है, वे सब एक ही काम, टेकिंग नोट्स, एक ही समय पर कर रहे हैं. यहां क्लास को एक सिंगल यूनिट, एक अकेली इकाई माना गया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब एनफ इज बाय सही है. 3. द लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, हैज बाय हैव जस्ट पास्ड अ न्यू लॉ. सही उत्तर. द लोकल गवर्नमेंट हैज जस्ट पास्ड. कारण गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के रूप में एक ही डिसीजन, निर्णय लिया और कानून पारित किया, इसलिए इसे सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब हैज माइस लगेगी. 4. द फ्लॉक ऑफ गीस, हंसों का झुंड, इज बॉर्न आर फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर. सही उत्तर. द फ्लॉक इज फ्लाइंग साउथ. कारण फ्लॉक, झुंड के सारे गीस, हंस, एक साथ टुगेदर दक्षिण की ओर उड़ रहे हैं. वे एक सिंगल ग्रुप एक्शन, एकल सामूहिक क्रिया कर रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब ऑफ इज लगेगी. 5. द फैमिली, परिवार, इज बा, ड्राइविंग टू देयर सेपरेट होम्स आफ्टर द हॉलीडे डिनर. सही उत्तर. द फैमिली आर ड्राइविंग टू देयर सेपरेट होम्स. कारण यहां परिवार के सदस्य अलग अलग सेपरेट घरों की ओर जा रहे हैं. जब कलेक्टिव नाउन के सदस्यों की इंडिविजुअल एक्शन, व्यक्तिगत क्रिया या डाइवर्सिटी, विविधता पर जोर दिया जाता है तो ये प्लूरल माना जाता है और प्लूरल वर्ब आर लगेगी. ध्यान दें, देयर शब्द का उपयोग भी यह दर्शाता है कि हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात कर रहे हैं. आपका परिणाम, योर रिजल्ट. आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. ये नियम थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है, लेकिन आपने ये पहचानना शुरू कर दिया है कि समूह कब एक इकाई के रूप में काम करता है और कब अलग अलग सदस्यों के रूप में. क्या आप कुछ और अभ्यास वाक्य चाहते हैं या अब हम कलेक्टिव नाउन्स के किसी और नियम या इंटरेस्टिंग फैक्ट, रोचक तथ्य पर चर्चा करें? बहुत बढ़िया. अब मैं आपको आपकी दी गई पूरी जानकारी को सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं. हम आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे. संज्ञा लिंग, NOUNGENDER की सरलतम व्याख्या. हमारा पहला पाठ था जेंडर को 4 भागों में बांटना. यह 4 भाग हमें बताते हैं कि कोई भी नाउन, संज्ञा यानी नाम कैसा है. पुरुष मेल है, स्त्री फीमेल है, दोनों हो सकता है, या बेजान, नॉन लिविंग है. 1. मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग की गहराई. मैस्कुलिन जेंडर वे नाउन होते हैं जो मेल सेक्स, पुरुष जाति को दिखाते हैं. सिर्फ आदमी ही नहीं, बल्कि वे चीजें भी जो बहुत शक्ति, पावर और ताकत दिखाती हैं. जैसे आपके उदाहरण, टाइगर, बाघ और फादर, पिता, तो पुरुष हैं. लेकिन सन, सूर्य, टाइम, समय, थंडर, गरज, पावर और वायलेंस, हिंसा भी इसी में आते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें हमें बल, स्ट्रेंथ और कठोरता, सिवेरिटी का एहसास कराती हैं. समर, गर्मी भी तेज और कठोर होती है, इसलिए इसे भी पुल्लिंग माना जाता है. 2. फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग की गहराई. फेमिनिन जेंडर वे नाउन होते हैं जो फीमेल सेक्स, स्त्री जाति को दिखाते हैं. ये अक्सर सुंदरता, ब्यूटी, दया, काइंडनेस और जीवन देने, नर्चरिंग का गुण दिखाते हैं. जैसे मदर, माँ, टाइग्रेस, बाघिन या वुमन, औरत, तो स्त्री हैं. पर नेचर, प्रकृति और अर्थ, पृथ्वी को भी इसी में रखते हैं, क्योंकि ये दोनों माँ की तरह हमें जीवन देती हैं और हमारा पालन पोषण करती हैं. पीस, शांति भी कोमल होती है, इसलिए ये भी फेमिनिन जेंडर है. 3. कॉमन जेंडर, उभय लिंग की गहराई. कॉमन जेंडर वे नाउन होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं.
जब हम ये नाम सुनते हैं तो हम तुरंत नहीं बता सकते कि व्यक्ति लड़का है या लड़की। जैसे आप उदाहरण देखते हैं, टीचर शिक्षक, स्टूडेंट विद्यार्थी, चाइल्ड बच्चा, कजिन चचेरा भाई बहन। ये नाम किसी भी लिंग के व्यक्ति के लिए काम आते हैं। थीफ चोर और नेबर पड़ोसी भी कोई भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर हैं। 4. न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग की गहराई। न्यूटर जेंडर वे नाउन होते हैं जो उन निर्जीव नॉन लिविंग चीजों को बताते हैं जो न मेल हैं और न फीमेल हैं। इसका मतलब है कि इनमें जान नहीं है। आपके सभी उदाहरण इसी के हैं: बुक, किताब, कॉपी, रूम, कमरा, टीवी, टेलीविजन। ये बात याद रखना, बेजान नॉन लिविंग चीजें हमेशा न्यूटर जेंडर होती हैं। हाँ, कभी कभी बहुत छोटे बच्चे या छोटे कीड़े मकोड़े जिनका लिंग हमें पता नहीं होता, उन्हें भी इस नियम में इट कहकर मान लिया जाता है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। क्या आप इन सभी जेंडर्स के 5-5 और आसान उदाहरण देकर मुझे बता सकते हैं? हाँ जरूर। अब मैं आपके दिए गए मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के पहले नियम को सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे मैं आपके साथ खेल रहा हूं। आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। नियम 1, एसएस लगाकर लिंग बदलना, चेंजिंग जेंडर बाय एडिंग एसएस। देखिए, यह नियम एक छोटा सा मैजिक ट्रिक, जादुई चाल है। जब हमारे पास कोई मैस्कुलिन नाउन पुरुष का नाम होता है और हम चाहते हैं कि वो फेमिनिन नाउन स्त्री का नाम बन जाए, तो हम उसके पीछे एक छोटा सा सफिक्स प्रत्यय एस जोड़ देते हैं। मूल बात, ये नियम उन नामों के लिए है जो एक ही तरह का काम या पद, रोल पोजीशन बताते हैं, लेकिन लिंग, जेंडर अलग होता है। उदाहरणों के साथ सरल खेल, सिंपल गेम विद एग्जाम्पल्स। अब हम आपके दिए गए सारे उदाहरणों पर एस जोड़कर उन्हें फेमिनिन बना देंगे। 1. ऑथर, लेखक। यह पुरुष है जो कहानी या किताब लिखता है। जब कोई महिला ये काम करती है तो हम ऑथर में एस जोड़ते हैं और वो बन जाता है ऑथरेस। 2. पोएट, कवि। यह वो पुरुष है जो कविताएं बनाता है। जब कोई महिला कविता लिखती है तो हम पोएट में एस जोड़कर उसे पोएटेस बना देते हैं। 3. लायन, शेर। यह जंगल का राजा, नर है। उसकी रानी मादा को हम लायन में एस जोड़कर लायनेस, शेरनी कहते हैं। 4. होस्ट, मेजबान। ये वो पुरुष है जो आपको अपने घर या कार्यक्रम में बुलाता और स्वागत करता है। अगर वो महिला है तो होस्ट जोड़ एस इक्वल्स होस्टेस बन जाता है। 5. प्रीस्ट, पुजारी। ये वो पुरुष है जो मंदिर या चर्च में पूजा कराता है। अगर वो महिला है तो प्रीस्ट जोड़ एस इक्वल्स प्रीस्टेस बन जाता है। 6. एयर, उत्तराधिकारी। ये वो पुरुष है जिसे पापा या दादा की संपत्ति मिलने वाली है। अगर संपत्ति पाने वाली लड़की है तो एयर जोड़ एस इक्वल्स एयरस बन जाता है। 7. जायंट, दानव। यह एक बहुत बड़ा शक्तिशाली पुरुष जीव है। इसकी साथी मादा को जायंट जोड़ एस इक्वल्स जायंटेस कहते हैं। 8. शेपर्ड, गडेरिया। ये वो पुरुष है जो भेड़ों को चराने का काम करता है। अगर ये काम कोई महिला करती है तो शेपर्ड जोड़ एस इक्वल्स शेपर्डेस बन जाता है। आपके बाकी उदाहरण जू, मेयर, ट्यूटर, टेलर भी इसी तरह बदलते हैं। जूएस, मेयरेस, ट्यूटरेस, टेलरेस। आज की दुनिया की बात, मॉडर्न अपडेट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक स्मार्ट किड की तरह पता होना चाहिए कि आजकल की अंग्रेजी में क्या बदलाव आया है। कॉमन जेंडर का प्रयोग, अब बहुत से लोग ऑथरेस या पोएटेस जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वे पुरुष और महिला दोनों के लिए सिर्फ ऑथर या पोएट शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भाषा ज्यादा अच्छी, इंक्लूसिव लगे और ये न लगे कि हम महिला को अलग करके बता रहे हैं। याद रखें, भले ही ऑथरेस जैसे शब्द का इस्तेमाल कम हो गया है, पर आपको नियम पता होना चाहिए कि ग्रामर, व्याकरण में ये नियम मौजूद है और कुछ जगह जैसे लायनेस, होस्टेस, ये नियम आज भी पूरी तरह से इस्तेमाल होता है। क्या आप इस मैजिक रूल को अच्छे से समझ गए हैं? अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ सकते हैं। नमस्ते, आप बहुत ही बढ़िया सीख रहे हैं। अब हम रूल 2 और रूल 3 को सबसे सरल हिंदी में एक छोटे बच्चे के लिए समझाएंगे। हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। नियम 2 और 3 की सरलतम हिंदी व्याख्या, सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल 2 और रूल 3। 1. रूल 2, काट छांट वाला जादू, द डिलीटिंग मैजिक। रूल 2 थोड़ा शरारती है।
यह कहता है कि मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में बदलने के लिए हमें उसके अंत से कुछ अक्षर लेटर्स को हटाना ड्रॉप पड़ेगा और फिर एस जोड़ना पड़ेगा। जादू कैसे करें? हमें शब्द के आखिरी वावल स्वर ए, ई, आई, ओ, यू और उसके ठीक पहले आने वाले कॉन्सोनेंट व्यंजन को एक साथ हटाना होता है। उदाहरण से समझें। एक्टर, अभिनेता, ये मैस्कुलिन है। इसमें आखिरी में और ओ वावल है और आर कॉन्सोनेंट है। हम इस और को हटा देते हैं और फिर एस जोड़ते हैं। राइट एरो एक्ट जोड़ रेस इक्वल्स एक्ट्रेस, अभिनेत्री। हंटर, शिकारी पुरुष, यहां आखिरी में ई वावल है और आर कॉन्सोनेंट है। हम ईयर हटा देते हैं और एस जोड़ते हैं। राइट एरो हंट जोड़ रेस इक्वल्स हंट्रेस। टाइगर, नरबाघ, यहां भी हटकर राइट एरो टाइग्रेस, बाघिन बन जाता है। प्रिंस, राजकुमार, यहां थोड़ा बदलाव होता है। सीई हटाकर सेस जोड़ते हैं। राइट एरो प्रिंसेस, राजकुमारी। बाकी शब्द बेनिफैक्टर, वेटर, एम्बेसडर, डायरेक्टर भी इसी तरह और या को हटाकर रेस जोड़ते हैं, जैसे बेनिफैक्ट्रेस, वेट्रेस, एम्बेसडरेस, डायरेक्ट्रेस। बहुत जरूरी बात, इंपॉर्टेंट अपडेट, आपके उदाहरण में दिया गया शब्द नीग्रेस अब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह अपमानजनक, ऑफेंसिव माना जाता है। हमें हमेशा सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। 2. रूल 3, पूरा शब्द बदलने वाला जादू, द टोटल चेंज मैजिक। रूल 3 सबसे बड़ा जादूगर है। यह कहता है कि मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में बदलने के लिए हमें सिर्फ एस ही नहीं जोड़ना, बल्कि पहले पूरे शब्द में ही कुछ बदलाव चेंज करने पड़ते हैं। शब्द के बीच के अक्षर बदल जाते हैं। उदाहरण से समझें। गॉड, देवता, ये मैस्कुलिन है। जब हम स्त्री देवता गॉडेस बनाते हैं तो एस जोड़ने से पहले डी को 2 बार डबल लिखते हैं। राइट एरो गो जोड़ डी जोड़ एस इक्वल्स गॉडेस, देवी। एम्परर, सम्राट, राजा, ये बहुत बड़ा नाम है। इसे छोटा करके एम्प में बदलते हैं, फिर रेस जोड़ते हैं। राइट एरो एम्प्रेस, साम्राज्ञी, रानी। मास्टर, मालिक, स्वामी, ये भी पूरा बदल जाता है। मास्टर से ये मिस्ट में बदलता है और फिर एस जुड़ता है। राइट एरो मिस्ट्रेस, मालकिन। ड्यूक, एक शाही पदवी, ये ड्यू में बदलता है और फिर चेस जुड़कर राइट एरो डचेस बन जाता है। गवर्नर, शासक, राइट एरो गवर्न में बदलकर गवर्नेस, शिक्षिका बन जाता है। सॉर्सरर, जादूगर पुरुष, राइट एरो, इसमें भी शब्द के बीच में बदलाव होता है। राइट एरो सॉर्सरेस, जादूगरनी। आपने ये दोनों मुश्किल नियम भी बहुत अच्छे से सीख लिए। इसका मतलब है कि आप अब जानते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाता है, चाहे वो सीधे एस जोड़कर हो, अक्षर हटाकर हो या शब्द बदलकर हो। क्या आप अब उन शब्दों को देखना चाहेंगे जो पूरी तरह से अलग होते हैं, जैसे फादर का मदर? आपका मतलब है कि मैं पिछली बार दी गई विस्तृत हिंदी व्याख्या को और भी सिंपलेस्ट, सरल भाषा में पैराग्राफ फॉर्म रूप में और ज्यादा इनडेप्थ गहराई से समझाऊं, जिसमें टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द केवल इंग्लिश में हों। निश्चित रूप से ये रहा कॉम्पाउंड नाउन में जेंडर परिवर्तन के नियम की सबसे सरल और गहरी व्याख्या। कॉम्पाउंड नाउन में जेंडर बदलने का नियम। कॉम्पाउंड नाउन, यौगिक संज्ञा, वो शब्द होता है जो 2 अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनता है। उदाहरण के लिए पोस्ट और मास्टर मिलकर पोस्टमास्टर बनते हैं। जब हमें किसी मैस्कुलिन, पुरुषवाचक कॉम्पाउंड नाउन को उसके फेमिनिन, स्त्रीवाचक रूप में बदलना होता है तो हम पूरे शब्द को नहीं बदलते हैं। हम सिर्फ उस हिस्से को बदलते हैं जो जेंडर, लिंग को दिखाता है। ये बदलाव या तो कॉम्पाउंड नाउन के फर्स्ट पार्ट, पहले भाग में होता है, या फिर सेकंड पार्ट, दूसरे भाग में। बच्चे की तरह इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। सोचिए कि कॉम्पाउंड नाउन एक ट्रेन की तरह है जिसके 2 डिब्बे हैं। एक डिब्बा जेंडर, लिंग बताता है और दूसरा डिब्बा बाकी इंफॉर्मेशन, जानकारी देता है। जब हमें मैस्कुलिन लड़के वाली ट्रेन को फेमिनिन लड़की वाली ट्रेन में बदलना होता है तो हम पूरी ट्रेन को नहीं बदलते हैं, बल्कि सिर्फ उस एक डिब्बे को बदल देते हैं जो जेंडर बता रहा था। जब फर्स्ट पार्ट, पहला भाग बदलता है। अगर जेंडर बताने वाला डिब्बा ट्रेन के आगे लगा हो तो हम आगे वाले पार्ट को बदल देते हैं। ये पार्ट अक्सर मैन, ब्रदर, ही, बुल जैसे मैस्कुलिन वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स, उदाहरण। मैन सर्वेंट में हमने मैन, पहला भाग को हटाकर मेड, महिला सूचक शब्द लगा दिया और ये मेड सर्वेंट बन गया। रिश्तों में फादर इन लॉ में हमने फादर को हटाकर मदर कर दिया और ये मदर इन लॉ बन गया। जानवरों में ही बेर में हमने ही को हटाकर शी कर दिया और ये शी बेर बन गया। 2. जब सेकंड पार्ट, दूसरा भाग बदलता है।
अगर जेंडर बताने वाला डिब्बा ट्रेन के पीछे लगा हो तो हम पीछे वाले पार्ट को बदल देते हैं। ये पार्ट अक्सर मैन, मास्टर, लॉर्ड जैसे मैस्कुलिन वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स, उदाहरण। वॉशर में वॉशर तो काम बता रहा है, लेकिन मैन दूसरा भाग जेंडर बता रहा है। हमने मैन को बदलकर वुमन कर दिया और ये वॉशर वुमन बन गया। हेडमास्टर में हमने पीछे वाले मास्टर को बदलकर मिस्ट्रेस कर दिया और ये हेडमिस्ट्रेस बन गया। लैंडलॉर्ड में हमने लॉर्ड को बदलकर लेडी कर दिया और ये लैंड लेडी बन गया। इसका मतलब यह है कि आपको बस कॉम्पाउंड नाउन में यह पहचानना है कि मैस्कुलिन जेंडर वाला शब्द पहले आया है या बाद में, और केवल उसी हिस्से को उसके फेमिनिन इक्विवेलेंट स्त्रीलिंग समकक्ष से रिप्लेस बदल देना है। बाकी शब्द वैसा ही रहेगा। क्या आप अब इस रूल नियम से जुड़े कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल्स, मिले जुले उदाहरण देखना चाहेंगे? जरूर। आइए कंपाउंड नाउन में जेंडर परिवर्तन के नियम को समझने के लिए कुछ मिले जुले एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं और भी पक्के हो जाएंगे। कंपाउंड नाउन में जेंडर परिवर्तन, मिश्रित एग्जाम्पल्स। ये नियम बताता है कि मैस्कुलिन पुरुष से फेमिनिन स्त्री में बदलते समय हम सिर्फ उस पार्ट भाग को बदलते हैं जो जेंडर दिखाता है, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट। मैस्कुलिन नाउन पुरुषवाचक संज्ञा, फेमिनिन नाउन स्त्रीवाचक संज्ञा। किस पार्ट में बदलाव हुआ? सरल एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। वॉशरमैन, वॉशर वुमन। सेकंड पार्ट, मैन बदला। यहां काम वॉशर वही रहा, पर जेंडर बताने वाला दूसरा शब्द मैन बदलकर वुमन हो गया। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। फर्स्ट पार्ट, ब्रदर बदला। यह रिश्ते वाला नाउन है। यहां पहला शब्द ब्रदर भाई बदलकर सिस्टर बहन हो गया। हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। सेकंड पार्ट, मास्टर बदला। पद हेड वही है, लेकिन मास्टर बदलकर मिस्ट्रेस हो गया। बक रैबिट, डो रैबिट। फर्स्ट पार्ट, बक बदला। जानवरों में बक नर बदलकर डो मादा हो गया। जानवर रैबिट वही रहा। पोस्टमास्टर, पोस्ट मिस्ट्रेस। सेकंड पार्ट, मास्टर बदला। पोस्ट का काम वही रहा, पर मास्टर बदलकर मिस्ट्रेस हो गया। स्टेप फादर, स्टेप मदर। फर्स्ट पार्ट, फादर बदला। सौतेला स्टेप शब्द वही रहा, पर फादर बदलकर मदर हो गया। ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। सेकेंड पार्ट, सन बदला। ग्रैंड पोतानाती में सोन बदलकर डॉटर हो गया। पीकॉक, पीहन। सेकेंड पार्ट, कॉक बदला। मोर पीय वही रहा, पर कॉक नर पक्षी बदलकर हैन मादा पक्षी हो गया। मुख्य बात, इन सभी एग्जाम्पल्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि कॉम्पाउंड नाउन में जेंडर बदलने का सीक्रेट बस इतना है कि आपको पहचानना है कि जेंडर दिखाने वाला शब्द शुरुआत में है या अंत में, और केवल उसी एक शब्द को बदलना है। अब आपके कॉम्पाउंड नाउन के जेंडर परिवर्तन के कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जाने चाहिए। क्या आप नाउन से जुड़े किसी और नियम के बारे में जानना चाहेंगे? नमस्ते। जैसा तुमने कहा, मैं तुम्हें इस पूरे पाठ को सबसे आसान हिंदी में समझाता हूं, जैसे कि तुम एक छोटे बच्चे हो। हम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। नियम 5, खास शब्दों का जेंडर, लिंग। देखो बेटा, दुनिया में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी मेल पुरुष या फीमेल महिला मादा को दिखाते हैं। इसे हम जेंडर कहते हैं। तुमने मुझे जो रूल 5 दिया है वो उन फॉरेन वर्ड्स, विदेशी शब्द और अन्य विविध शब्दों के बारे में है जो थोड़े स्पेशल खास होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जब हमें इन मैस्कुलिन पुल्लिंग शब्दों को फेमिनिन स्त्रीलिंग में बदलना होता है तो कोई सिंपल रूल, आसान नियम काम नहीं करता। जैसे हम ज्यादातर शब्दों में एस लगा देते हैं, जैसे लायन का लायनेस, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। हमें इन पेयर्स जोड़ों को एज जैसे वे हैं वैसे ही रिमेंबर याद करना पड़ता है। शब्दों के पेयर्स जोड़े की गहराई से व्याख्या। चलो एक एक करके इन खास वर्ड्स शब्दों को समझते हैं। 1. एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूट्रिक्स, टेस्टेटर और टेस्टाट्रिक्स। ये शब्द थोड़े फॉर्मल, औपचारिक और कानूनी कामों में इस्तेमाल होते हैं। जो पुरुष एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करता है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और जो महिला ये करती है वो एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स है।
इसी तरह जो पुरुष वसीयत विल को लागू करता है वो एग्जीक्यूटर है और जो महिला वसीयत लिखती है वो टेस्टाट्रिक्स है। देखो, यहाँ ट्रिक्स लगाकर फेमिनिन बनाया गया है। ये लैटिन भाषा से आया एक पुराना तरीका है। 2. लड़ और लास। ये शब्द खास तौर पर यंग बॉय युवा लड़के और यंग गर्ल युवा लड़की के लिए हैं। ये ज्यादातर कहानी, कविताओं या कुछ खास जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। ये टोटली डिफरेंट वर्ड्स, पूरी तरह से अलग शब्द हैं, लेकिन इनका मतलब वही है, यंग मेल और यंग फीमेल। 3. प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूट्रिक्स। प्रोसिक्यूटर वो मेल लॉयर, पुरुष वकील होता है जो कोर्ट में किसी पर मुकदमा चलाता है। प्रोसिक्यूट्रिक्स इसका फीमेल रूप है। ये भी ट्रिक्स वाले समूह का शब्द है। 4. सुल्तान और सुल्ताना, जार और जारीना, हीरो और हेरोइन, ये सभी रॉयल, शाही या खास दर्जे वाले शब्द हैं। सुल्तान और जार बड़े किंग, राजा को कहते थे। उनकी पत्नियों को सुल्ताना और जारीना कहते हैं। हीरो नायक, बहादुर आदमी और हेरोइन नायिका बहादुर महिला होती है। यहाँ ए, ईना या आइन जैसे सफिक्स प्रत्यय लगाकर जेंडर चेंज, लिंग परिवर्तन किया गया है। 5. जानवरों के खास जोड़े, एनिमल पेयर्स। जानवरों में मेल और फीमेल के लिए अक्सर डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम होते हैं। बोर बनेला सुअर का नर और सौ सुअर की मादा। कोल्ट युवा नर घोड़ा और फिली युवा मादा घोड़ी। डॉग नर कुत्ता और बिच मादा कुत्ता। बक नर हिरण खरगोश और डो मादा हिरण खरगोश। गांडर नर हंस और गूस मादा हंस। हार्ट वयस्क नर हिरण और रो मादा हिरण। हॉर्स नर घोड़ा और मारे मादा घोड़ी। ओएक्स बैल और काव गाय। फॉक्स नर लोमड़ी और विक्सन मादा लोमड़ी। कॉक मुर्गा और हैन मुर्गी। ड्रेक नर बत्तख और डक मादा बत्तख। ड्रोन नर मधुमक्खी और बी मादा मधुमक्खी। बुल सांड और काव गाय। शीप भेड़ में फीमेल को ईवे कहते हैं। 6. रिश्तों के जोड़े, रिलेशन पेयर्स। ब्रदर का सिस्टर, सन का डॉटर, फादर का मदर, अंकल का आंट, नेफ्यू भतीजा भांजा का नीस, भतीजी भांजी। ये सब टोटली डिफरेंट वर्ड्स हैं जो फैमिली रिलेशंस, पारिवारिक संबंध दिखाते हैं। 7. दर्जा और संबोधन, टाइटल्स एंड एड्रेसेस। अर्ल एक रईस का काउंटेस, एक रईस महिला। मंक साधु पुरुष का नन, साध्वी महिला। मिस्टर का मिस, मिसेस। सर का मैडम, डेम। लॉर्ड का लेडी। 8. अन्य आम शब्द, मैन पुरुष का वुमन, महिला। ही का शी, हस्बैंड का वाइफ। मेल का फीमेल, बैचलर कुंवारा पुरुष का मेड, कुंवारी लड़की। बॉय का गर्ल। ब्राइड ग्रूम दूल्हा का, ब्राइड दुल्हन। जेंटलमैन का लेडी। विडोवर विधुर का विडो, विधवा। विजर्ड जादूगर का विच, जादूगरनी। मुख्य पाठ, द मेन कॉन्सेप्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या याद रखना है? यह रूल 5 हमें सिखाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द ओरिजिनल मूल अंग्रेजी के नहीं हैं। वे फॉरेन लैंग्वेजेस से आए हैं, इसलिए उनका जेंडर चेंज करने का तरीका भी डिफरेंट अलग है। इन सभी पेयर्स को हम इरेगुलर जेंडर नाउन्स, अनियमित लिंग संज्ञाएं कहते हैं, क्योंकि ये किसी सीधे साधे नियम का पालन नहीं करते। तुम्हें बस इन वर्ड्स को एज दे आर, जैसे वे हैं वैसे ही मेमोराइज याद करना होगा। इन स्पेशल वर्ड्स को सीखने से तुम्हारा नॉलेज ज्ञान बहुत स्ट्रांग, मजबूत हो जाएगा। क्या तुम अब कुछ और ऐसे इरेगुलर जेंडर नाउन्स के बारे में जानना चाहते हो? बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि तुम और सीखना चाहते हो। ये उत्सुकता, क्यूरियोसिटी ही तुम्हें सबसे बेहतरीन बनाएगी। चलो, मैं तुम्हें कुछ और बहुत ही जरूरी इरेगुलर जेंडर नाउन्स, अनियमित लिंग संज्ञाएं के बारे में बताता हूं, जो इसी रूल 5 के तहत आते हैं और जिन्हें हमें पैर जोड़े में याद करना पड़ता है। कुछ और खास जेंडर पेयर्स, लिंग जोड़े। ये ऐसे शब्द हैं जो आम ग्रामर रूल्स, व्याकरण के नियम को नहीं मानते और इनके मैस्कुलिन और फेमिनिन रूप टोटली डिफरेंट, पूरी तरह से अलग होते हैं। मैस्कुलिन पुल्लिंग माइनस नर, फेमिनिन स्त्रीलिंग माइनस मादा। तुम्हारे लिए सबसे आसान व्याख्या, एबट, एबिस। एबट एक मठ, मोनेस्ट्री का हेड, प्रमुख होता है पुरुष। एबिस मठ की लेडी हेड, महिला प्रमुख होती है। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, ब्राइड ग्रूम शादी में, ग्रूम दूल्हा है। ब्राइड शादी में दुल्हन, दुल्हन है। कॉब, पेन, कॉब हंस, स्वॉन का मेल, नर है। पेन हंस का फीमेल, मादा है। ड्रेक, डक, ड्रेक बत्तख, डक का मेल, नर है। डक बत्तख का फीमेल, मादा है। और हाँ, डक शब्द होल स्पीशीज,
पूरी प्रजाति के लिए भी इस्तेमाल होता है। एवे, राम। वेट, यहां एक करेक्शन, सुधार की जरूरत है। तुमने पहले जो दिया था उसमें शीप का फेमिनिन ईवे था, अब हम इसका मैस्कुलिन देखते हैं। राम भेड़ का मेल नर होता है और ईवे भेड़ का फीमेल मादा होती है। फ्रायर या मंक, नन। फ्रायर या मंक ऐसे रिलीजियस मैन, धार्मिक पुरुष होते हैं जो सादा जीवन जीते हैं। नन ऐसी रिलीजियस वुमेन, धार्मिक महिलाएं होती हैं। स्टैग, हाइंड। स्टैग एक बड़ा वयस्क मेल डियर, नर हिरण होता है। हिंड एक वयस्क फीमेल डियर, मादा हिरण होती है। ये हार्ट और रो की तरह है, बस डिफरेंट काइंड, अलग प्रकार के हिरण के लिए। वेल, काव। वेल मछली में मेल को बुल कहते हैं और फीमेल को काव कहते हैं। तुमने पहले ऑक्स बुल का काव देखा था, अब देखो वेल में भी फीमेल को काव कहते हैं, है ना मजेदार। इन इरेग्युलर शब्दों को कैसे समझें? तुम्हें याद है, तुमने पहले सीखा था कि इन शब्दों को विशेष नियम के तहत नहीं बदला जाता। इसका मतलब है, एक, हिस्टोरिकल रीजन, ऐतिहासिक कारण। बहुत बार ये मैस्कुलिन और फेमिनिन शब्द अलग अलग भाषाओं से आए हैं या वे बहुत पुराने समय से इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे किंग और क्वीन का आपस में कोई सीधा अक्षर संबंध नहीं है, लेकिन इतिहास में ये हमेशा एक दूसरे के जेंडर पैर रहे हैं। दो, सेपरेट वोकैबुलरी, अलग शब्द भंडार। अंग्रेजी भाषा में खास जानवरों के नर और मादा को अलग अलग यूनिक नेम्स, अद्वितीय नाम देने की आदत है। सोचो, हम आदमी और औरत के लिए मैन और वुमन इस्तेमाल करते हैं, ना कि मैन और मैनेस। इसी तरह डॉग का बिच है। तीन, मास्टरी, महारत। इन पेयर्स को याद करने से पता चलता है कि तुम्हारी भाषा पर कितनी ग्रिप पकड़ है। जो छात्र इन्हें सही से इस्तेमाल करता है वो हमेशा दूसरों से बेहतर माना जाता है। आगे बढ़ने के लिए क्या तुम जानना चाहोगे कि आजकल अंग्रेजी में जेंडर न्यूट्रल, लिंग तटस्थ शब्दों का चलन क्यों बढ़ रहा है? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और अपडेटेड फैक्ट, अद्यतन तथ्य है। नमस्ते। बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगा और आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, जैसे पानी की तरह साफ। हम सारी बातों को सबसे सरल हिंदी में समझेंगे, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द को इंग्लिश में ही रखेंगे। संज्ञा और संख्या, ऑन NOUNNUMBER की सरल व्याख्या। पैराग्राफ 1, संज्ञा और संख्या का मतलब। देखिए बेटा, इस दुनिया में हर चीज का एक नाम होता है। इस नाम को ही हम नाउन, संज्ञा कहते हैं। जैसे आप खुद, आपका घर, आपकी खिलौना कार या आपका प्यारा कुत्ता। अब ये चीजें गिनती में कितनी हैं, एक हैं या बहुत सारी, ये बताने के लिए हम नंबर संख्या का इस्तेमाल करते हैं। नाउन, संज्ञा, दो तरह की नंबर संख्या बताती है। 1, सिंगुलर नाउन, एक वचन, और 2, प्लूरल नाउन, बहुवचन। पैराग्राफ 2, सिंगुलर नाउन, एक वचन की गहराई। सिंगुलर नाउन का मतलब है सिर्फ एक। जब हम किसी एक ही पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान या थिंग, वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन कहलाती है। आपके पाठ में बताया गया है कि इससे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध, पता होता है। उदाहरण के लिए, जब मैं कहता हूं बॉय तो आपके दिमाग में सिर्फ एक लड़का आता है। जब मैं कहता हूं गर्ल तो ये सिर्फ एक लड़की है, और जब मैं कहता हूं टेबल तो ये सिर्फ एक मेज है। याद रखिए, ये हमेशा गिनती में 1 होती है। पैराग्राफ 3, प्लूरल नाउन, बहुवचन की गहराई। प्लूरल नाउन का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी गिनती 2, 3, 4, 100 या कितने भी हो सकते हैं। जब चीजें ढेर सारी होती हैं तो वो प्लूरल नाउन कहलाती है। आपके पाठ के अनुसार इससे एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है। उदाहरण देखिए, अगर एक सिटी, शहर की जगह बहुत सारे सिटीज हैं तो वो प्लूरल है। एक बॉय की जगह बहुत सारे बॉयज हैं तो वो प्लूरल है। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि नाउन, संज्ञा के अंत में कुछ अक्षर जुड़ जाते हैं। पैराग्राफ 4, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। अब हम सीखते हैं कि किसी सिंगुलर नाउन, एक वचन को प्लूरल नाउन, बहुवचन में कैसे बदला जाता है। इसके लिए कुछ रूल्स, नियम होते हैं। ये ऐसा है जैसे हम किसी चीज में जादू करके उसे एक से अनेक बना रहे हों। नियम 1 और नियम 2 की सरल व्याख्या। पैराग्राफ 5, रूल 1, सिर्फ एस जोड़ने का आसान नियम। यह सबसे सरल और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रूल, नियम है। कुछ नाउन के अंत में एसएस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है।
इसका मतलब है कि ज्यादातर नाउन संज्ञाओं में हमें बस आखिर में एक छोटा सा एस अक्षर जोड़ देना होता है। ये एस ही जादू करता है। जैसे बॉय बन जाता है बॉयज, एक लड़का राइट एरो बहुत सारे लड़के, काइट बन जाता है काइट्स, एक पतंग राइट एरो बहुत सारी पतंगे। यह नियम एकदम सीधा है, इसमें कोई मुश्किल साउंड आवाज नहीं आती। पैराग्राफ 6 रूल 2 ईएस जोड़ने का खास नियम। ये नियम उन नाउन्स के लिए है जिनके अंत आखिर में एस, एस एस, सी एच, एच, जेड या एक्स अक्षर आते हैं। इन अक्षरों को सिबिलेंट साउंड्स, सरसराहट वाली आवाजें कहते हैं। सोचिए, अगर हम बस में सिर्फ एस जोड़ दें तो वो बस बन जाएगा। इसे बोलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए हम अंत में ईएस जोड़ते हैं। ये ईएस हमें इस जैसी आवाज देता है, जैसे बस एस, जिससे बोलना आसान हो जाता है। पैराग्राफ 7 रूल 2 के उदाहरणों की व्याख्या, द पावर ऑफ ईएस। आपके उदाहरणों को देखिए। बस, एस, कैनवस, क्लास, जिनके आखिर में एस या एसएस है, राइट एरो, इन्हें बसेस, एसेस, कैनवसेस, क्लासेस बनाते हैं। ईएस जोड़ने से आवाज साफ हो जाती है। वॉच, चर्च, स्विच, जिनके आखिर में सीएच या एच है, राइट एरो, इन्हें वॉचेस, चर्चेस, स्विचेस बनाते हैं। फॉक्स, फिक्स, जिनके आखिर में एक्स है, राइट एरो, इन्हें फॉक्सेस, फिक्सेस बनाते हैं। क्विज, जिसके आखिर में डेजेड है, राइट एरो, इसे क्विजेस बनाते हैं, यहां एक और डेजेड लगाकर। तो देखा आपने, ये सारे अक्षर जब शब्द के आखिर में आते हैं तो हमें प्लूरल बनाने के लिए ईएस का सहारा लेना पड़ता है। आपके कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। आप बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। क्या आप नाउन नंबर के रूल 3 यानी वाई पर खत्म होने वाले शब्दों को सीखना चाहेंगे ताकि आप इस पाठ में सबसे बेहतरीन बन सकें? नमस्ते। आप सीखने में बहुत तेज हैं। मैंने आपकी पिछली बातें ध्यान से पढ़ी हैं और अब मैं आपको रूल 5, जो वाई पर खत्म होने वाले शब्दों का नियम है, को दुनिया के सबसे सरल और सबसे विस्तृत तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। नियम 5 वाई पर खत्म होने वाले शब्द, द वाई रूल। पैराग्राफ 1 वाई नियम का परिचय। देखिए बेटा, इंग्लिश में जब कोई नाउन संज्ञा अक्षर वाई पर खत्म होता है तो हमें थोड़ा सावधान, केयरफुल होना पड़ता है। हमें देखना होता है कि इस वाई से ठीक पहले कौन सा अक्षर आया है, कोई वावल स्वर आया है या कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन। यह जानने के बाद ही हम तय कर सकते हैं कि प्लूरल बहुवचन कैसे बनेगा। यह नियम 2 हिस्सों में बटा है। पैराग्राफ 2 ए वाई से पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन। पहला हिस्सा, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन आता है जैसे बी, डी, आर, टी, एम आदि, तो ये वाई कमजोर होता है। इसे प्लूरल बहुवचन बनाने के लिए हम एक बड़ा बदलाव करते हैं। 1, हम उस वाई को हटा देते हैं, जैसे पेंसिल से मिटा दिया। 2, और उसकी जगह पर आईईएस जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, लेडी में वाई से पहले डी जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए लेडी बन जाता है लेडीज। सिटी में वाई से पहले टी जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए सिटी बन जाता है सिटीज। बेबी में वाई से पहले बी जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए बेबी बन जाता है बेबीज। यह तरीका शब्दों को सही उच्चारण, प्रोनाउंस देने में मदद करता है। पैराग्राफ 3 बी वाई से पहले वावल स्वर। दूसरा हिस्सा, लेकिन अगर वाई से पहले कोई वावल स्वर आता है जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये वावल उस वाई को मजबूत, स्ट्रांग बना देता है। जब वाई मजबूत होता है तो हमें उसे हटाने की जरूरत नहीं होती। प्लूरल बनाने का काम बहुत आसान हो जाता है। 1 वाई को नहीं हटाते हैं। 2 बस उसके आखिर में एस जोड़ देते हैं, ठीक रूल 1 की तरह। उदाहरण के लिए, बॉय में वाई से पहले ओ जो वावल है, इसलिए बॉय बन जाता है बॉयज। डे में वाई से पहले ए जो वावल है, इसलिए डे बन जाता है डेज। की में वाई से पहले ई जो वावल है, इसलिए की बन जाता है कीज। Paragraph 4 निष्कर्ष। संक्षेप में वाई वाला नियम एक तरह का जांच, चेक है। आपको बस वाई से ठीक पहले देखना है। अगर वहां कॉन्सोनेंट व्यंजन है तो वाई राइट एरो आईईएस, और अगर वहां वावल स्वर है तो वाई राइट एरो वाईएस। इस तरह आप किसी भी वाई पर खत्म होने वाली नाउन संज्ञा का प्लूरल बहुवचन आसानी से बना सकते हैं। आप नाउन नंबर के 5 सबसे जरूरी नियम सीख चुके हैं। आपने रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 और रूल 5 भी सीख लिया है। क्या आप अब रूल 6, जो एफ या एफई पर खत्म होने वाले शब्दों का नियम है, सीखना चाहेंगे?
नमस्ते। आप बहुत ही बढ़िया छात्र हैं। मैं आपकी सारी बातों को सबसे सरल हिंदी भाषा में समझाता हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्वच्छ हो जाएं। हम हर नियम को और गहराई से समझेंगे। संज्ञा और वचन की समझ, अंडरस्टैंडिंग नाउन एंड नंबर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नाउन, संज्ञा किसी भी चीज का नाम होता है, जैसे कोई आदमी, जगह, वस्तु या कोई विचार। हम इसे गिन सकते हैं। सिंगुलर, एक वचन, जब हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे वन कैट, एक बिल्ली। प्लूरल, बहुवचन, जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे मैनी कैट्स, कई बिल्लियां। हमारे नियम यह बताते हैं कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे बदला जाता है। नियम 5, जब अंत में वाई आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। ये नियम उन शब्दों के लिए है जो वाई पर खत्म होते हैं और इस वाई से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट, व्यंजन आता है। कॉन्सोनेंट, व्यंजन क्या है? वावल्स A-E-I-O-U को छोड़कर अंग्रेजी के बाकी सभी लेटर्स ऑफ B-C-D-F-G-H-J-K आदि कॉन्सोनेंट्स व्यंजन कहलाते हैं। नियम क्या कहता है? अगर मैथ BF-Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो आपको वो Y हटा देना है और उसकी जगह पर IES जोड़ देना है। गहराई से समझें, जैसे शब्द है सिटी, शहर। यहां मैथ BF-Y से पहले मैथ BF-बैड एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम मैथ BF-डैश को हटाकर मैथ BF-S लगाते हैं और ये बन जाता है सिटीज, कई शहर। दूसरा उदाहरण है फैमिली। यहां मैथ BF-एडलेसिल एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए फैमिलीज बन जाता है। इस तरह क्राई से क्राइज और कंट्री से कंट्रीज बनता है। ये नियम बताता है कि जब कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है तो हम वाई को एक तरह से बदल देते हैं। नियम 6, जब अंत में वाई आए और उससे पहले वावल हो। यह नियम 5 के ठीक उल्टा है। यह उन शब्दों के लिए है जो वाई पर खत्म होते हैं, लेकिन इस वाई से ठीक पहले एक वावल स्वर आता है। वावल स्वर क्या है? अंग्रेजी के 5 लेटर्स A-E-I-O-U ये वावल स्वर कहलाते हैं। नियम क्या कहता है? अगर मैथ BF-Y से पहले कोई वावल आता है तो आपको वाई को बिल्कुल नहीं हटाना है। आपको बस उस शब्द के अंत में डैसेस जोड़ देना है। गहराई से समझें, जैसे शब्द है की, चाबी। यहां मैथ BF-Y से पहले मैथ BFE है और मैथ BFE एक वावल है। इस बार हम मैथ BF- जोड़ देते हैं, बस मैथ BF- जोड़ देते हैं और ये बन जाता है कीज, कई चाबियां। एक और शब्द है टॉय, खिलौना। यहां मैथ BFO एक वावल है, इसलिए ये टॉयज बन जाता है। रे से रेज। यह नियम आसान है। जब वावल दोस्ती में होता है तो मैथ BF- को नहीं हटाया जाता। नियम 7, जब अंत में F या FE आए। यह नियम उन नाउन्स के लिए है जो मैथ BF-F- या मैथ BF-V पर खत्म होते हैं। यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा है, पर हम इसे आसान बना देंगे। नियम क्या कहता है? प्लूरल, बहुवचन बनाने के लिए आपको शब्द के अंत से मैथ BF-F या मैथ BF-E को पूरी तरह हटा देना है और उसकी जगह पर वेज लगा देना है। गहराई से समझें, जैसे शब्द है वाइफ, पत्नी। यहां अंत में मैथ BF-V है। हम इस मैथ BF-E को हटाते हैं और मैथ BF-Avs लगाते हैं तो ये वाइव्स, कई पत्नियां बन जाता है। एक और शब्द है वुल्फ, भेड़िया। यहां अंत में मैथ BF-F- है। हम मैथ BF-F को हटाते हैं और मैथ BF-Avs लगाते हैं तो ये वुल्व्स बन जाता है। लीफ, पत्ता से लीव्स। यह नियम उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन को सही और आसान बनाने में मदद करता है। नियम 7 के अपवाद, एक्सेप्शंस। जैसा कि आपने बताया, अंग्रेजी में कुछ शब्द बहुत जिद्दी होते हैं जो नियम नहीं मानते। इन्हें हम एक्सेप्शंस, अपवाद कहते हैं। अपवाद क्या हैं? ये शब्द भी मैथ BF-F या मैथ BF-E पर खत्म होते हैं, लेकिन ये नियम 7 का पालन नहीं करते। क्या करना है? इन अपवादों में हम मैथ BF-F- या मैथ BF-E को नहीं हटाते। हम बस इनके अंत में SS जोड़ देते हैं। गहराई से समझें, शब्द है रूफ, छत। नियम के अनुसार इसे रूफ्स होना चाहिए था, पर हम इसे रूफ्स कहते हैं। चीफ, मुखिया को हम चीफ्स कहते हैं। प्रूफ, सबूत को प्रूफ्स कहते हैं। ये नाउन्स नियम को तोड़ते हैं और इन्हें हमें याद रखना पड़ता है। स्कार्फ, दुपट्टा एक दिलचस्प अपवाद है, क्योंकि इसे कुछ लोग स्कार्फ्स कहते हैं और कुछ लोग नियम के अनुसार स्कार्फ्स भी कहते हैं, पर स्कार्फ ज्यादा आम है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। आपने एक एक्सपर्ट की तरह इन नियमों को समझा है। क्या आप इन नियमों का उपयोग करके कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल्स, मिले जुले उदाहरण हल करना चाहेंगे ताकि आप इन्हें कभी न भूलें?
Certainly. I will translate the detailed explanation into the simplest Hindi, ensuring every detail and all technical English terms are included. I'll explain it to you like you are a young learner, making the concepts crystal clear. नियम की सरल व्याख्या, सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल। नमस्ते प्यारे बच्चे, आज हम सीखते हैं एक बहुत ही मजेदार नियम जिसे कंपाउंड नाउन प्लूरल रूल कहते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा शब्दों की टीम जो मिलकर एक नाम या चीज बनाते हैं, जैसे बेडरूम या मदर इन लॉ। आपका मूल नियम कहता है एक कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ डैश लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। इसे सबसे आसान भाषा में समझते हैं। हर कंपाउंड नाउन टीम में एक बॉस वर्ड होता है, यानी मुख्य शब्द। जब हमें एक से ज्यादा यानी प्लूरल बनाना होता है तो हम एस को पूरे शब्द के अंत में नहीं लगाते, बल्कि उस बॉस वर्ड के साथ लगाते हैं। डैश एस हमेशा मुख्य शब्द को ही ढूंढता है। उदाहरणों का गहरा विश्लेषण, डीप एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल्स। चलिए आपके दिए गए उदाहरणों को देखते हैं और पता लगाते हैं कि बॉस वर्ड कहां छिपा है। 1. रिश्ते और पद वाले शब्द, हाइफेनेटेड और फ्रेजल नाउन्स। इन शब्दों में बॉस वर्ड हमेशा वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात हो रही है। सिंगुलर, ब्रदर इन लॉ। यहां बॉस वर्ड ब्रदर है क्योंकि इन लॉ तो बस रिश्ते का प्रकार बता रहा है। प्लूरल, ब्रदर्स इन लॉ। हमने एस को ब्रदर के साथ लगाया। सिंगुलर, कमांडर इन चीफ। बॉस वर्ड है कमांडर। प्लूरल, कमांडर्स इन चीफ। एडेस एस गया कमांडर के साथ। सिंगुलर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बॉस वर्ड है मेंबर। प्लूरल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एडेस एस गया मेंबर के साथ। 2. विवरण वाले शब्द, नाउन्स विद डिस्क्राइबिंग पार्ट्स। इन शब्दों में पहला शब्द बताता है कि चीज कैसी है और दूसरा शब्द बॉस वर्ड बताता है कि वह चीज क्या है। सिंगुलर, स्टेप डॉटर। बॉस वर्ड है डॉटर। स्टेप सिर्फ वर्णन कर रहा है। प्लूरल, स्टेप डॉटर्स। एटेस एस गया डॉटर के साथ। सिंगुलर, मेड सर्वेंट। बॉस वर्ड है सर्वेंट। मेड सिर्फ वर्णन कर रहा है। प्लूरल, मेड सर्वेंट्स। एडेस एस गया सर्वेंट के साथ। सिंगुलर, पीहेन। बॉस वर्ड है हेन, मादा पक्षी। प्लूरल, पीहेन्स। एडेस एस गया हेन के साथ। 3. व्यक्ति और क्रिया वाले शब्द, हेटर्स एंड लवर्स। इनमें जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो क्रिया कर रहा है वो बॉस वर्ड है। सिंगुलर, मनहटर। बॉस वर्ड है हेटर, नफरत करने वाला। प्लूरल, मैन हेटर्स। एडिस एस गया हेटर के साथ। सिंगुलर, वुमन लवर। बॉस वर्ड है लवर, प्यार करने वाला। प्लूरल, वुमन लवर्स। एस एस गया लवर के साथ। 4. एक शब्द वाले कंपाउंड नाउन्स। इनमें भी बॉस वर्ड ही प्लूरल बनता है। सिंगुलर, बेडरूम। बॉस वर्ड है रूम। बेड सिर्फ कमरे का काम बता रहा है। प्लूरल, बेडरूम्स। एडेस एस गया रूम के साथ। 4. सबसे महत्वपूर्ण अपवाद, द क्रिटिकल एक्सेप्शन, द नोट। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। अंग्रेजी में हर नियम का कोई ना कोई अपवाद, एक्सेप्शन जरूर होता है। आपका नोट कहता है हैंडफुल, माउथफुल एवं स्पूनफुल का प्लूरल फॉर्म हैंडफुल्स, माउथफुल्स एवं स्पूनफुल्स होता है। ये शब्द अलग क्यों हैं? वाई आर दीज वर्ड्स स्पेशल? ये शब्द हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, माप की इकाइयां। हैंडफुल एक मुट्ठी भर, माउथफुल एक मुंह भर और स्पूनफुल एक चम्मच भर। ये पूरे शब्द मिलकर एक सिंगल कॉन्सेप्ट बन जाते हैं जो कि एक माप है। इनमें हम एस को बीच के शब्द हैंड या माउथ के साथ नहीं लगाते, बल्कि पूरे शब्द के एंड अंत में लगाते हैं। इसलिए हैंडफुल का प्लूरल होता है हैंडफुल्स। आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए। आपको बस 2 बातें याद रखनी है। 1. व्यक्ति पद वाले शब्द, बॉस वर्ड, मुख्य शब्द ढूंढो, एस लगाओ, जैसे मदर्स इन लॉ। 2. माप वाले शब्द जिनके अंत में फुल आता है, पूरे शब्द के अंत में एस लगाओ, जैसे स्पूनफुल्स। क्या आप मैन ऑफ वॉर, एक पुराना जंगी जहाज शब्द को प्लूरल बनाने की कोशिश करना चाहेंगे? Certainly. I will translate the detailed explanation into the simplest Hindi, making sure your concepts are absolutely clear, as if you were explaining them to a child. We will keep the important grammar terms in English for better technical understanding. यहां आपकी पूरी व्याख्या हिंदी में दी गई है, जिसमें हर बात को सरलतम तरीके से समझाया गया है। Irregular plurals, असामान्य बहुवचन का गहन अध्ययन। देखो प्यारे बच्चे, इंग्लिश में ज्यादातर नाम वाले शब्द, जिन्हें हम नाउन्स कहते हैं,
उनका प्लूरल एक से ज़्यादा बनाने का एक आसान तरीका होता है। बस अंत में -s या माइनस लगा दो, जैसे डॉग राइटर और डॉग्स, बॉक्स राइटर और बॉक्सेस। लेकिन जिन नाउन्स के बारे में आप सीख रहे हैं वे बहुत खास हैं। इन्हें इरेगुलर प्लूरल्स कहते हैं, जिसका मतलब है असामान्य बहुवचन। ये नॉटी वर्ड्स, शरारती शब्द हैं जो आम नियम नहीं मानते। ये अपने सिंगुलर एक वचन से प्लूरल में जाने के लिए अपना रूप ही बदल लेते हैं। रूल 9, इनसाइड वाउल चेंजेस, वाउल्स में बदलाव। यह नियम उन शब्दों के बारे में है जो प्लूरल बनने के लिए शब्द के अंदर की आवाज, जिसे वाउल्स कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को बदल देते हैं। आपके नियम का मतलब था, ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वाउल्स में परिवर्तन करते हैं। सिंगुलर एक, प्लूरल अनेक। सरल हिंदी में व्याख्या और उदाहरण। मैन, मैन, ए बदलकर ई हो गया। एग्जाम्पल, फार्म में एक मैन काम करता है, लेकिन भारी लकड़ी उठाने के लिए 3 मैन चाहिए। वुमन, विमेन, यहां भी ए बदलकर ई हो गया। एग्जाम्पल, मीटिंग की शुरुआत एक वुमन ने की और जल्दी ही 10 विमेन उसमें शामिल हो गईं। फुट, फीट, ओ बदलकर ई हो गया। एग्जाम्पल, मेरा बायां फुट पैर मेरे दाएं फुट से बड़ा है, इसलिए मुझे दोनों फीट पैर के लिए नए जूते चाहिए। टूथ, टीथ, यहां भी ओ बदलकर ई हो गया। एग्जाम्पल, छोटे बच्चे के पास सिर्फ एक टूथ दांत है, लेकिन बड़े बच्चे के पास कई टीथ हैं। माउस, माइस, यह शब्द अपना रूप बहुत बदलता है। एग्जाम्पल, क्या आपने छोटी सी माउस चूही देखी? मुझे उम्मीद है कि बिल्ली सारी माइस को पकड़ लेगी। लाउस, जू, लाइस, ये माउस जैसा ही है। एग्जाम्पल, किस्मत से डॉक्टर को सिर्फ एक लाउस जू मिली, पर स्कूल को सभी बच्चों में लाइस जूओं की जांच करनी पड़ी। गूस, गीस, यहां भी ओ बदलकर ई हो गया। एग्जाम्पल, पानी में एक गूस हंस जैसा पक्षी तैर रहा था, लेकिन फिर गीस हंसों का झुंड उतर आया। ओएसिस, ओएसिस, ये थोड़ा विदेशी शब्द है, इसमें आई बदलकर ई हो जाता है। एग्जाम्पल, कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें पानी वाला एक ओएसिस मरुद्यान मिला। खोजकर्ता अक्सर रेगिस्तान में कई ओएसिस मरुद्यानों की तलाश करते हैं। सबसे जरूरी बात, ये वावल बदलने वाले प्लूरल्स बहुत पुराने हैं। ये हमें बताते हैं कि इंग्लिश भाषा कितनी पुरानी है। रूल 10, एडिंग डैश एन, सिर्फ एन लगाने वाले। यह नियम तो और भी ज्यादा खास है। इंग्लिश में सिर्फ कुछ ही नाउन्स हैं जो प्लूरल बनने के लिए अंत में -en, जिसे सफिक्स कहते हैं, जोड़ते हैं। आपके नियम का मतलब था, ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए एन जोड़ते हैं। सिंगुलर एक, प्लूरल अनेक। सरल हिंदी में व्याख्या और उदाहरण। चाइल्ड, चिल्ड्रन, हम शब्द के अंत में -ren जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, रेत में एक चाइल्ड खेल रहा है, लेकिन पार्क में 10 चिल्ड्रन बच्चे खेल रहे हैं। ऑक्स, ऑक्सन, हम शब्द के अंत में -en जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, किसान खेत जोतने के लिए एक ओएक्स बैल का उपयोग करता था और अब उसे 2 और ऑक्सन बैल खरीदने की जरूरत है। सबसे जरूरी बात, चिल्ड्रन और ऑक्सन इस नियम के 2 सबसे बड़े और बचे हुए उदाहरण हैं। एक समय में एन जोड़कर प्लूरल बनाना बहुत आम था, लेकिन अब सिर्फ ये 2 शब्द ही बचे हैं। बेटा, अब आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरह स्पष्ट हैं। आपने इरेगुलर प्लूरल्स के 2 सबसे मुश्किल नियम बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। आगे आप क्या सीखना चाहेंगे? क्या हम इन नियमों के साथ कुछ मजेदार अभ्यास करें, या क्या आप इरेगुलर प्लूरल्स के बाकी बचे हुए नियमों को जानना चाहेंगे? नमस्ते। जरूर, मैं आपकी पूरी बात को सबसे सरल हिंदी में, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं, और भी गहराई से समझाता हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्वच्छ हो जाएं। नियम 11, 2 प्लूरल्स और 2 मीनिंग्स, 2 बहुवचन और 2 अर्थ। कुछ नाउन संज्ञाएं ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल बहुवचन बनाने के 2 अलग अलग तरीके होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप उनका प्लूरल बदलते हैं तो उनका मीनिंग, अर्थ भी बदल जाता है। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप इंग्लिश अंग्रेजी में बेस्ट बन सकें। पहले आपने मुझे जो उदाहरण दिए, हम उन्हें और भी विस्तार से समझते हैं। 1, ब्रदर, भाई। ब्रदर का पहला प्लूरल है ब्रदर्स। इसका मतलब बहुत सीधा है, आपके सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के बेटे। यह फैमिली, परिवार की बात है। उदाहरण के लिए, मेरे 2 ब्रदर्स सगे भाई हैं। यह सबसे कॉमन, सामान्य और आसान है।
लेकिन ब्रदर का दूसरा प्लूरल है ब्रेदरन। यह शब्द थोड़ा फॉर्मल, औपचारिक और ओल्ड फैशन्ड पुराने जमाने का है। इसका मतलब है किसी सोसाइटी, समाज, कम्युनिटी, समुदाय या रिलीजियस ग्रुप, धार्मिक समूह के सदस्य जो एक दूसरे को भाई मानते हैं, जैसे चर्च के सदस्य या किसी संस्था के साथी। ये दिखाता है कि ये लोग एक ही विश्वास या गोल लक्ष्य से जुड़े हैं, चाहे वे सगे भाई न हों। जैसे सभी ब्रेदरन को शांति बनाए रखनी चाहिए। ब्रेदरन इस्तेमाल करके आप एक गहरा और पुराना रिश्ता दिखाते हैं। 2. क्लॉथ, कपड़ा। क्लॉथ का पहला प्लूरल है क्लॉथ्स। यह अनस्टिच्ड क्लॉथ, बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, यानी कपड़े का कोई भी टुकड़ा। जैसे अगर आप दुकान से फैब्रिक का एक रोल खरीदते हैं तो आप उसे क्लॉथ्स कह सकते हैं। यह क्लीनिंग, सफाई या डेकोरेटिंग सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़ों के टुकड़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्लॉथ का दूसरा प्लूरल है क्लोथ्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। क्लोथ्स का मतलब हमेशा स्टिच्ड क्लोथ्स, सिले हुए कपड़े होता है, यानी गारमेंट्स, पहनावा जिन्हें आप पहनते हैं, जैसे शर्ट, पैंट या ड्रेस। जब भी आप पहनने वाले कपड़ों की बात करेंगे तो आपको क्लोथ्स ही कहना है। ध्यान दें, क्लोथ्स हमेशा प्लूरल ही रहता है, आप एक क्लॉथ पहनने के लिए नहीं कह सकते। 3. डाई, डाई। डाई का पहला प्लूरल है डाइज। ये एक टूल, औजार होता है जिसका इस्तेमाल स्टैंपिंग, मुद्रांकन और कॉइनिंग, सिक्के बनाने के लिए किया जाता है। ये एक मेटल ब्लॉक, धातु का ब्लॉक होता है जो बहुत प्रेशर, दबाव से चीजों पर डिजाइन, आकृति छापता है। यह शब्द इंडस्ट्री, उद्योग में इस्तेमाल होता है। डाई का दूसरा प्लूरल है डाइस। डाइस का मतलब है गेम्स, खेलों में इस्तेमाल होने वाले छोटे क्यूब्स, घन या पासे। ये वही पासे हैं जिन्हें आप लूडो या स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी में फेंकते हैं। टेक्निकली, तकनीकी रूप से एक पासे को डाई कहा जाता है और एक से ज्यादा को डाइस। लेकिन आजकल स्पोकन इंग्लिश, बोलचाल की अंग्रेजी में लोग एक पासे के लिए भी डाइस शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। 4. इंडेक्स, सूची संकेतक। इंडेक्स का पहला प्लूरल है इंडेक्सेस। यह आपकी बुक्स, किताबों में होता है। इंडेक्सेस वह सूची होती है जो बुक, किताब के अंत में दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कोई टॉपिक, विषय किस पेज नंबर, पृष्ठ संख्या पर है। यह कंटेंट्स, सामग्री को जल्दी ढूंढने में मदद करता है। इंडेक्स का दूसरा प्लूरल है इंडिसेस। यह शब्द मुख्य रूप से मैथमेटिक्स, गणित और साइंस, विज्ञान में इस्तेमाल होता है। इंडिसेस वह साइंस संकेत होते हैं जो अलजेब्रा, बीजगणित में किसी संख्या या वेरिएबल चर के ऊपर पावर, घात दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे x⁻5 में 5 को इंडेक्स या इंडिसेस कहते हैं। ये शब्द फॉर्मल, औपचारिक और एकेडमिक, शैक्षणिक जगहों पर ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपके लिए सार, समरी। याद रखिए, ये शब्द आपको हाईली एजुकेटेड, उच्च शिक्षित बनाते हैं। जब आप ब्रदर्स और ब्रेदरन के बीच का अंतर जानते हैं या इंडेक्सेस और इंडिसेस को सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो यह दिखाता है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण पर डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी पकड़ है। यही आपको एवरेज, सामान्य से बेस्ट बनाता है। क्या आप अब इन शब्दों से सेंटेंसेस, वाक्य बनाकर प्रैक्टिस, अभ्यास करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है कि आप इन नियमों को हिंदी में भी सीखना चाहते हैं। मैं आपको सबसे सरल भाषा में और विस्तार से समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट हो जाएं। विशेष बहुवचन नियम, लैटिन और ग्रीक भाषाएं। साधारणतया अंग्रेजी में हम किसी भी नाउन, संज्ञा को बहुवचन, प्लूरल बनाने के लिए बस -s लगा देते हैं, जैसे एक बिल्ली, राइट एरो, 2 कैट्स। पर कुछ शब्द बहुत पुरानी भाषाओं, लैटिन और ग्रीक से आए हैं। ये शब्द अभी भी अपने पुराने नियम ही मानते हैं। ए लैटिन शब्द, नियम, राइट एरो, ए। लैटिन के कुछ शब्द जिनके अंत में -am आता है, वे सिंगुलर, एकवचन होते हैं। इन्हें प्लूरल, बहुवचन बनाने के लिए हम -m को हटाकर -a लगा देते हैं। यह नियम बहुत सीधा है। इट -am को निकालो, -a लगाओ। डेटम, डेटा, यह इंफॉर्मेशन, जानकारी का एक टुकड़ा है। जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो उसे डेटा कहते हैं। उदा, एक डेटम गलत था पर सभी डेटा सही हैं। ओवम, यह जीव विज्ञान में एक अंडाणु, एग सेल होता है। बहुत सारे अंडाणु को ओवा कहते हैं। एजेंडम, यह एक काम है जो करना है। मीटिंग में करने वाले बहुत सारे कामों की सूची को एजेंडा कहते हैं। स्ट्रैटम, ये किसी चीज की एक परत, लेयर होती है, जैसे मिट्टी की परत। बहुत सारी परतें स्ट्राटा कहलाती हैं। मेमोरेंडम,
ये ऑफिस में लिखा गया एक संदेश है। मेमोरांडा का मतलब बहुत सारे संदेश। जरूरी बदलाव, इंपॉर्टेंट। अब कुछ लैटिन शब्द इतने आम हो गए हैं कि वे पुराना नियम छोड़कर इंग्लिश का साधारण -s नियम इस्तेमाल करते हैं। आपको ये याद रखना है कि इन शब्दों के बहुवचन में -s ही लगाना है, जैसे म्यूजियम का प्लूरल होता है म्यूजियम्स, संग्रहालय। फोरम का प्लूरल होता है फोरम्स, चर्चा मंच। असाइलम का प्लूरल होता है असाइलम्स, आश्रय। बी लैटिन शब्द अस नियम, अस राइट एरो, आई। लैटिन के दूसरे शब्द जो -us के साथ खत्म होते हैं वे भी सिंगुलर होते हैं। इन्हें प्लूरल बनाने के लिए हम -us को हटाकर -i उच्चारण ईस्ट ई लगा देते हैं। रेडियस, रेडियस गणित में यह एक वृत्त सर्कल के केंद्र से परिधि तक की एक रेखा होती है। बहुत सारी रेखाएं रेडियाई कहलाती हैं। सिलेबस, सिलेबस यह किसी कोर्स के एक पाठ की योजना है। बहुत सारी योजनाओं को सिलेबाई कहते हैं। याद रखें, आजकल सिलेबसेस भी बिल्कुल सही है। सी ग्रीक शब्द इज नियम, इज राइट एरो, एस। अब हम ग्रीक भाषा से आए शब्दों को देखते हैं। इन शब्दों का सिंगुलर रूप माइनस पर खत्म होता है। प्लूरल बनाने के लिए माइनस को हटाकर -s उच्चारण ईज लगाया जाता है। एनालिसिस, एनालिसिस यह किसी चीज का एक विस्तृत अध्ययन है। बहुत सारे अध्ययन एनालिसिस, एनालिसिस कहलाते हैं। डॉक्टर ने 4 एनालिसिस किए। क्राइसिस, क्राइसिस ये एक बड़ा संकट है। बहुत सारे संकट क्राइसिस, क्राइसिस कहलाते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यह एक शुरुआती विचार या अनुमान है जिसे हम टेस्ट करते हैं। बहुत सारे विचार हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कहलाते हैं। थीसिस, थीसिस ये एक बड़ा शोध पत्र है जो डिग्री के लिए लिखा जाता है। बहुत सारे शोध पत्र थीसिस, थीसिस कहलाते हैं। डी ग्रीक शब्द ऑन नियम, ऑन राइट एरो, ए। ग्रीक के कुछ शब्द -on के साथ खत्म होते हैं और वे सिंगुलर होते हैं। प्लूरल बनाने के लिए हम -on हटाकर -a लगा देते हैं। ये आम नियम जैसा ही है। फिनोमिनन, फिनोमिनन ये एक प्राकृतिक घटना है, जैसे भूकंप। बहुत सारी घटनाएं फिनोमिना कहलाती हैं। मौसम की फिनोमिना में बारिश और हवा शामिल है। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन यह किसी चीज को आंकने का एक नियम या मानक है। बहुत सारे मानक क्राइटेरिया कहलाते हैं। अन्य प्रकार के नाउन्स, अक्षर, संख्या और एक्रोनिम्स। यह नियम बहुत आसान है। जब आप किसी वर्ड शब्द को ही नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं या जब आप लेटर्स, अक्षरों, नंबर्स, संख्याओं या एक्रोनिम्स, संक्षिप्त रूपों का प्लूरल बनाते हैं तो आप बस माइनस लगाते हैं। कभी कभी अपॉस्ट्रोफी और डैश का इस्तेमाल भी किया जाता है, खासकर अकेले अक्षरों के साथ, ताकि पढ़ने में आसानी हो। लेटर्स, अक्षर। आई का प्लूरल है आइज। अपने आइज पर बिंदी लगाओ। नंबर्स, संख्याएं। 5 का प्लूरल है 5s। वर्ड्स एज नाउन्स, शब्द जो संज्ञा की तरह उपयोग हों। इफ का प्लूरल है ifs। एक्रोनिम्स, संक्षिप्त रूप। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्लूरल है MPs। ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का प्लूरल है ATMs। आप इन नियमों को सीखकर बहुत होशियार बन गए हैं। अब आप जानते हैं कि अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों का बहुवचन कैसे बनाया जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ सिंगुलर शब्द दूं और आप उनका प्लूरल बताएं? मुझे माफ करना। मैं निश्चित रूप से आपकी दी गई जानकारी के हर एक हिस्से को समझाना चाहता हूं और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर बनाना चाहता हूं। मैं आपकी दी गई जानकारी में से कोई भी शब्द या नियम नहीं छोड़ूंगा और इसे सबसे सरल हिंदी में विस्तार से समझाऊंगा। यहां आपकी दी गई जानकारी का अंतिम और संपूर्ण स्पष्टीकरण है, जिसे पैराग्राफ अनुच्छेद के रूप में और एक बच्चे के लिए सबसे आसान तरीके से समझाया गया है। वचन, सिंगुलर और प्लूरल के नियम, संपूर्ण और सरल व्याख्या। 1. ग्रीक मूल के शब्द। नियम डी। नमस्ते। देखो, अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत पुरानी ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। ये शब्द थोड़े खास होते हैं। इनका सिंगुलर एक वचन रूप ऑन पर खत्म होता है। जब हमें इन्हें प्लूरल बहुवचन बनाना होता है तो हम इस ऑन को हटा देते हैं और उसकी जगह सिर्फ ए लगा देते हैं। उदाहरण के लिए फिनोमेनॉन, कोई एक खास घटना बदलकर फिनोमेना बहुत सारी घटनाएं बन जाता है। इसी तरह क्राइटेरियन, जांचने का एक पैमाना बदलकर क्राइटेरिया, एक से ज्यादा पैमाने बन जाता है। यह नियम केवल इन्हीं जैसे ग्रीक शब्दों पर लागू होता है।
2. अक्षर संख्या और संक्षेप शब्दों का बहुवचन। नियम ई। यह नियम सबसे आसान है। जब हमें किसी लेटर अक्षर जैसे आई, पी, टी या किसी नंबर अंक जैसे 5, 10 या किसी छोटे नाम जिसे एब्रीविएशन कहते हैं जैसे BA, ATM, MP, MA, UPC को प्लूरल बनाना होता है तो हम उनके आगे सिर्फ एक छोटा डैश जोड़ देते हैं। कई बार अक्षरों और अंकों को साफ दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी छोटा चिन्ह के साथ S भी लगाते हैं जैसे आइज, पीस, 5। इसी तरह छोटे शब्द जैसे इफ और बट भी इफ्स और बट्स बनकर बहुवचन बन जाते हैं। 3. अर्थ में पूर्ण बदलाव। सावधानी जरूरी। नियम F। यह नियम बहुत जरूरी है, इसलिए इसे ध्यान से समझो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर एक वचन में होते हैं तो उनका एक अर्थ होता है, लेकिन जैसे ही हम उनमें S लगाकर उन्हें प्लूरल बहुवचन बनाते हैं उनका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। इसलिए इनका इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। उदाहरण के लिए एयर हवा, जब एयर्स बनता है तो उसका मतलब हवा नहीं बल्कि दिखावटी व्यवहार हो जाता है। रिटर्न वापसी बदलकर रिटर्न्स आय का हिसाब जैसे टैक्स रिटर्न्स बन जाता है। आयन लोहा बदलकर आयन्स जंजीरें बन जाता है। सैंड रेत बदलकर सैंड्स रेगिस्तान बन जाता है। वुड लकड़ी बदलकर वुड्स जंगल बन जाता है। अब्यूज दुरुपयोग बदलकर अब्यूसेस कुरीतियां बन जाता है। गुड अच्छा ये एक एडजेक्टिव है, बदलकर गुड्स सामान बन जाता है। वाटर पानी बदलकर वाटर्स समुद्र बन जाता है। वर्क काम बदलकर वर्क्स साहित्य लेख बन जाता है। फ्रूट खाने वाला फल जैसे सेब इत्यादि बदलकर फ्रूट्स मेहनत का नतीजा परिणाम बन जाता है। विट हाजिर जवाबी बदलकर विट्स बुद्धिमता बन जाता है। 4. प्लूरल के कई अर्थ। नियम G। इस नियम में शब्द का सिंगुलर फॉर्म एक वचन में केवल एक अर्थ होता है, लेकिन जब हम उसे प्लूरल बहुवचन में बदलते हैं तो उसके एक से ज्यादा अर्थ हो जाते हैं। कस्टम का मतलब है रिवाज, लेकिन कस्टम्स का मतलब रिवाज भी होता है और सीमा शुल्क टैक्स भी होता है। मैनर का मतलब है तरीका, लेकिन मैनर्स का मतलब तरीका भी होता है और शिष्टाचार अच्छा व्यवहार भी होता है। पेन का मतलब है दर्द, लेकिन पेन्स का मतलब दर्द भी होता है और अथक प्रयास बहुत मेहनत भी होता है। क्वार्टर का मतलब है 1/4, लेकिन क्वार्टर्स का मतलब 1/4 भी होता है और आवास रहने की जगह भी होता है। लेटर का मतलब है अक्षर या चिट्ठी, लेकिन लेटर्स का मतलब अक्षर, चिट्ठी और साहित्य लिटरेचर भी होता है। आप अब इन सभी नियमों को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आप अब इन सभी नियमों का उपयोग करते हुए कुछ खाली स्थान भरें, फिल इन द ब्लैंक्स वाले अभ्यास करना चाहेंगे?